हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस। मैं गौतम सर आज आप सभी के लिए फिर से इंडियन पॉलिटी की क्लास 3, जिसमें कि मैं संवैधानिक पृष्ठभूमि के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए मैं क्लास 1 और 2 दोनों जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज फिर उसी बातों को आगे बढ़ाते हुए पिछले क्लास में मैंने 1773, 1781 और 1784 सभी के पिट्स इंडिया और रेगुलेटिंग एक्ट मैंने पढ़ा था। उसके बाद भी 1853 तक जो है उस में पढ़ा था पिछले क्लास में। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देखें, जिनको कि इंडियन पॉलिटी की बेसिक जानकारी चाहिए, चाहे वो बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हों या यूपीएससी के। वो सभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देखें। अगर जो नए हैं वो हमारे पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देखें, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए मैं ये भी बता दूं कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और फटाफट इस लेक्चर्स को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि उनको भी इसका लाभ घर बैठे बिल्कुल फ्री में मिल सके। तो जो लोग 2021 और 22 में अपना बीपीएससी और यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, वो अभी से आप हमें फॉलो कर करके अपनी सफलताओं को सुनिश्चित कर सकते हैं। सो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। जैसा कि 1853 का कुछ पार्ट जो है रह गया था, उसका मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से। 1853 तो 1833 तक हो गया था। 1853 का चार्टर एक्ट के बारे में हम बात करेंगे। इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या थे 1853 का चार्टर एक्ट। कहता है बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दी गई। यानी कंपनी को भारतीय जो प्रदेश था, यानी भारत की जो क्षेत्र था, वो जब तक संसद चाहे तब तक अपने अधीन रखने की अनुमति मिल गई थी 1853 का चार्टर एक्ट के तहत। ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान था। दूसरा, इसके साथ साथ पहला क्या है कि बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। किस अधिनियम के तहत? 1853 का चार्टर एक्ट के तहत। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1853 का चार्टर एक्ट। इसके बाद कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था भी की गई। तो कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था 1853 का चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। इसके बाद आता है 1858 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम, यानी इसी को ताज का शासन भी कहा जाता है। ताज का शासन यानी यहाँ से कंपनी पर जो है क्राउन का अधिकार हो जाता। उसके बारे में हम चलिए शुरुआत से डिस्कस करेंगे। 1858 का भारतीय शासन अधिनियम, यानी कि ताज का शासन। ताज का शासन याद रखिएगा। कहता है भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया, है ना। भारत का जो शासन था अब ब्रिटेन के संसद को दे दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो पूर्ण जो यहाँ पर व्यापार करने आए और वो अपना हुकूमत चलाने लगी, को देखते हुए भारत का जो शासन है अब ब्रिटेन के संसद को पुनः दे दिया गया। कहता है अखिल भारतीय सेवाओं, ऑल इंडिया सर्विसेज तथा अर्थव्यवस्था से संबंध मसलों पर भारत सचिव को भारत परिषद की राय मानने को बाध्य कर दिया गया। अर्थात चाहे वो इकोनॉमी पे बात हो या अखिल भारतीय सेवाओं, इससे संबंधित मामलों पर भारत सचिव को भारत परिषद की राय मानने को बाध्य कर दिया। यानी भारत का जो सचिव था उसको भारत परिषद की बात माननी पड़ेगी 1858 का भारतीय शासन अधिनियम के तहत। फिर कहता है भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। यानी भारत का जो गवर्नर जनरल था वो
क्या करेगा, भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करेगा। ये जो भारत का गवर्नर जनरल है, ये भारत का गवर्नर जनरल अब भारत के सचिव की आज्ञा के अनुसार अपना काम करेगा। और यह प्रावधान 1858 का भारत शासन अधिनियम, यानी कि इसके बाद भारत का जो शासन था वो ब्रिटेन की संसद को चला जाता है, इसलिए इसको ताज का शासन कहते हैं, मैंने बात करी पहले। और दूसरा कि गवर्नर जनरल जो भारत का था उसको भारत के सचिव की आज्ञा के अनुसार काम करना पड़ता इस अधिनियम के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट को समाप्त कर दिया गया। जो 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 1781 में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निर्देशक कोर्ट बनाया गया था, उसको 1858 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। अगर पूछा जाए कि नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम या ताज के शासन के समय भी आप कह सकते हैं। अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से भारत राज्य सचिव को चलाना था, यानी भारत का जो सचिव बना था अब वही जो है भारत पर शासन का अधिकार उसके पास आ गया। अब वही शासन को चलाएगा, जिसकी सहायता के लिए, यानी भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। यानी 15 सदस्य का एक कमेटी था जो इस भारत सचिव को मदद करेगा भारत का शासन चलाने के लिए। समझिएगा। फिर कहता अब भारत में शासन से संबंधित, अगला पॉइंट कहता है अब भारत में शासन से संबंधित सभी कानूनों एवं कार्यवाहियों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। यानी अब भारत सचिव का गठन कर करके सारा शासन चलाने की जो पावर थी वो भारत सचिव को दे दिया गया। भारत सचिव को, यानी हर काम में अब भारत का सचिव का स्वीकृति होना बहुत ही जरूरी था। ये किस अधिनियम के तहत संभव हुआ, 1858 का भारत शासन अधिनियम यानी ताज का शासन के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1858 की कुछ प्रावधान और हैं। अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्तियां, अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी। अर्थात जो सिविल सेवा में नियुक्ति होगी उसके लिए ओपन एग्जाम यानी खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन के द्वारा किया जाने लगा। और ये भी किस 1858 के अधिनियम के तहत ही। अब गवर्नर जनरल जो था क्राउन का प्रतिनिधि हो गया। जो गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल था, वो क्राउन का प्रतिनिधि हो गया। किसका प्रतिनिधि हो गया, क्राउन का प्रतिनिधि हो गया। जो गवर्नर जनरल था क्राउन का प्रतिनिधि हो गया तथा उसे वायसराय की उपाधि दी गई। अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नर यानी भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कब बना दिया गया, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। यानी जो भारत का पहले गवर्नर जनरल था उसे 1858 के एक्ट के तहत वायसराय बना दिया गया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय 1858 के अधिनियम के तहत बनाया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसे आप नोट भी कर सकते हैं। आप जब भी हमारा लेक्चर देखें तो उसे आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखें ताकि जो भी मेन पॉइंट है उस पॉइंट को वीडियो पॉज कर करके आप लिख सकें। तो 1858 के तहत क्या किया गया, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और 1858 के ही अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है, तो यू हैव टू रिमेंबर 1858 एक्ट। जो भारत शासन अधिनियम 1858 था उसी को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी
कहा जाता है। अब इसके बाद आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, यानी कि 1858 के बाद जो है शासन ब्रिटिश संसद में चला जाता। अब यहाँ से कुछ कुछ जो काम होगा वो भारत के हित में थोड़ा थोड़ा काम शुरू हो जाएगा। चलिए देखेंगे इसको और जानेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का प्रावधान क्या क्या है। इसके तहत भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का गठन होना, यानी अब भारत में भारतीय लोगों के लिए प्रतिनिधि का संस्थाओं का गठन शुरू हो गया। किस अधिनियम के तहत? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। इसके बाद इसके तहत ही यानी 1861 के तहत ही सर्वप्रथम निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्वाचन पद्धति को स्वीकारा कब गया? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। याद रखिएगा, निर्वाचन पद्धति सर्वप्रथम जहां भी आता है तो वह प्रश्न बनता है। याद रखिएगा सर्वप्रथम वाली बात कि सर्वप्रथम निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया किस अधिनियम के तहत? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। याद रखना है, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में ही सर्वप्रथम निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया। इसके बाद बंगाल में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब, ये 3 जगह में विधान परिषदों का गठन किया गया था। ठीक है, बंगाल में कब किया गया विधान परिषद का गठन? बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। अगर पूछा जाए कि बंगाल में एक्ट यही था, भारत परिषद अधिनियम एक्ट 1861 ही था, लेकिन 1862 में बंगाल में विधान परिषद का गठन हुआ और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में विधान परिषद का गठन हुआ और पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। इसी प्रकार से एक एक पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में शामिल किया गया, यानी भारत के जो प्रतिनिधि थे, जो प्रतिनिधि संस्था बनाया गया था 1861 के तहत, उन्हीं यानी इसी के तहत जो आप जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें जो प्रतिनिधि संस्था ऊपर में देख रहे हैं पहला पॉइंट में, इसके भारत में जो प्रतिनिधि बने थे उनको अब कानून बनाने की निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया गया। यानी अब कानून जो यदि कुछ बनेगा उसमें भारत के प्रतिनिधियों को रहना आवश्यक हो गया था। इसके बाद इसी में कहता है कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय सदस्यों, एक दिनकर राव, पटियाला के महाराजा और बनारस के राजा, तीनों लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय सदस्यों, दिनकर राव, पटियाला के महाराज और बनारस के राजा को विधान परिषदों में मनोनीत किया गया था। ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी 1861 के तहत ही दिया गया। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी 1861 भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत ही दिया गया। और गवर्नर को वीटो करने की शक्ति भी, प्रश्न पूछता है कि गवर्नर जनरल को वीटो करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम है ना, यही भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत ही गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत ही दिया गया और गवर्नर जनरल को वीटो करने की शक्ति भी 1861 के तहत ही दिया गया। इसको याद रखिएगा। इसके बाद आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या थे चलिए बताते हैं। भारत सरकार की विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 16 कर दी गई। यानी भारत सरकार के जो विधान परिषद थे उसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 16 कर दिया गया। ठीक है, जिसमें कम से कम 40% सदस्य जो गैर सरकारी होंगे। ये जो विधान परिषद की संख्या, जो भारत सरकार की विधान परिषद में जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो बढ़ाई गई, इसमें 40% सदस्य गैर सरकारी होंगे। ऐसा प्रावधान 1892 के तहत
भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत लागू किया गया। फिर कहा गया कि विधान परिषद सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार सीमित रूप में दिया गया। किस अधिनियम के तहत? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। यानी जो विधान परिषद सदस्य थे उनको प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन सीमित रूप में दिया गया। याद रखिएगा, लेकिन किस रूप में? सीमित रूप में दिया गया। बंबई, मद्रास, बंगाल की परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 8 से 20 तक कर दी गई। ठीक है, आपको ये इसमें पॉइंट क्या गेटिंग करना, सबसे सेकंड पॉइंट, कि विधान परिषद सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन सीमित रूप में दिया गया। और किस एक्ट के तहत दिया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आप बार बार हमारा वीडियो देखें ताकि इस चीज से आप रूबरू हों। इसमें सबसे महत्व इसी में क्या कहता है कि विधानमंडल को बहुत ही सीमित शक्तियां प्राप्त थी। ठीक है, विधानमंडल जो थे उनको बहुत ही सीमित शक्तियां प्राप्त थी। जैसे सदस्य अनुपूरक प्रश्न, यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। विधानमंडल के जो सदस्य थे वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। अगर वो कोई प्रश्न पूछते हैं तो उनका जवाब नहीं भी दिया जा सकता था। ऐसा प्रावधान बनाया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। जैसे आपको दिखाया यहाँ पर मैंने कि विधान परिषद सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन सीमित रूप में दिया गया। वही चीज आप यहाँ पर देखिए कि विधानमंडल को बहुत ही सीमित शक्तियां प्राप्त थी। जैसे सदस्य अनुपूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से मना किया जा सकता था। यानी अगर वो प्रश्न पूछते हैं तो अधिकार तो दिया गया, लेकिन सीमित रूप में। यदि कोई प्रश्न पूछे तो उसका प्रश्न नहीं भी दिया जा सकता था। भारत जो सचिव बनाया गया था ब्रिटिश संसद के थ्रू, तो वो नहीं भी बता सकता था, मना कर सकता था। भारत के जो प्रतिनिधि थे, अगर वो प्रश्न पूछता है तो उसको मना भी किया जा सकता था। जबकि उसी के साथ कुछ वर्गों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, जबकि कुछ को बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व था। ये भेदभाव की भावना थोड़ी व्याप्त थी कि कुछ प्रतिनिधियों को बहुत सारे लोग सपोर्ट करते थे, लेकिन कुछ को कोई भी जो है उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता था, उसका कोई सपोर्ट नहीं करता था। यानी साफ साफ है कि जो भारत के प्रतिनिधि थे उस वक्त उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता था, लेकिन जो ब्रिटिश के थ्रू जो शासन कर रहे थे उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व किया जाता था। आफ्टर ऑल यही कहना चाह रहा है। चुनावी पद्धति की शुरुआत करना इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था। आपको भारत शासन अधिनियम 1892 जो आपने बताया आपको, इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक और काम हुआ कि चुनावी पद्धति इलेक्टोरेट सिस्टम की शुरुआत भी भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत ही किया गया। चुनावी पद्धति, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चुनावी पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के तहत किया गया, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 है ना। इलेक्टोरेट सिस्टम की शुरुआत किस अधिनियम के तहत किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1892। अब जो है आज मैंने आप लोगों से यहाँ तक बात करी, और इसके बाद हम 1909 जो मार्ले मिंटो सुधार था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको एक शेड्यूल वे में एकदम आसान भाषा में आपको हम हर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। फिलहाल पॉलिटी चल रहा है तो इसे चलने देते हैं। अब जल्द ही कुछ और भी लेक्चर शुरू करेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी हमारा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचता रहे। तो आप सभी से विदा चाहते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।